दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू अकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा था कि कैसे ये जो एमओयू साइन हो रहा है, जो यूएसए और ईरान मिलकर ये एमओयू साइन कर रहे हैं, इस एमओयू से कैसे कुछ अच्छा निकल कर नहीं आ रहा, वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया था। वीडियो नहीं देखी होगी, लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो ज़रूर देखिएगा। ब्रीफिंग मैं थोड़ी सी उसमें दे देता हूँ। बेसिकली अभी तक एमओयू जो साइन होने वाली है उसमें जो बेसिक पॉइंट्स फ्लोट कर रहे थे वो उन पॉइंट से बिल्कुल अलग थे जो उनके कोर एजेंडा था, जो यूएसए का कोर एजेंडा था वॉर से पहले का। वो कोर एजेंडा क्या थे? न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, एनरिच यूरेनियम हटाओ, बैलिस्टिक प्रोग्राम बंद करो और रेजिम को हटाओ। लेकिन पॉइंट्स जो फ्लोट कर रहे थे उनके हिसाब से क्या था? कैसे हम ईरान के फ्रोजन फंड्स को हटाएं, रिलीज करें, कैसे ईरान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए ईरान के अंदर, मतलब ये यूएसए का काम हो रहा था। और कैसे हम ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल दिलवाएं, कैसे हम ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाकी कंट्री से टोल दिलवाएं। इन मेजर पॉइंट्स पर एमओयू जो था अभी तक घूम रहा था। आज की वीडियो में मैं आपको वो सारा कुछ दिखाऊंगा। आज की वीडियो में मैं बेसिकली आपको सारी स्लाइड्स में ये दिखाऊंगा कि क्या क्या लोगों के रिएक्शन इन सारी चीजों को लेकर आ रहे हैं, कैसे ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन ट्रंप कैसे रिएक्ट कर रही है वो मैं आपको बताऊंगा, ईरान की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रिएक्ट कर रही है वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरी और जो सबसे मेन पार्टी जो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू की एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इजराइल की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रिएक्ट कर रही है, मैं आपको वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट ये भी दूंगा कि आफ्टर दिस डील ये तीन कंट्रीज तो ठीक है, थोड़ा बहुत मैं वर्ल्ड का रिएक्शन भी आपको दूंगा कि वर्ल्ड हाउ इज वर्ल्ड रिएक्टिंग टू दिस। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले तो मैंने आपको अपनी पिछली से पिछली वीडियो में यह बताया था कि इतनी जल्दबाजी हमारे ट्रंप साहब ने क्यों कर रखी थी इस डील को लेकर। मेरे को उसमें सबसे कोर जो मेन पॉइंट समझ में आ रहा था वो ये था कि ट्रंप को G7 में जाने की बहुत जल्दी थी। G7 में जाने की जल्दी की वजह से वो लगा हुआ था कि जैसे भी करके मेरी ये डील G7 में मेरे प्रेजेंस से पहले साइन हो जाए, जो कि भाई ने जैसे तैसे करके कर दी। अब G7 में बैठ के भाई क्या बयान दे रहा है उस पर थोड़ा सा चलते हैं। ट्रंप कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वाउज टू होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू रीड द फुल मेमोरेंडम word by word to make sure the media covers it fairly. I will actually not only release it, I will probably have a press conference and read it to you word to word so that the press covers it accurately because it's very important document. And unlike Obama, who could have destroyed the Middle East with a horrible JCPOA, it is the worst agreement that was a road to a nuclear weapon. Mine is a wall against a nuclear weapon. भाई ने पहले तो सबसे पहले पैराग्राफ में अपनी तारीफ करी कि भाई वर्ड टू वर्ड बताऊंगा, मैंने तो इतना बढ़िया एग्रीमेंट साइन करा है। सेकंड में अपने पहले वाले प्रेसिडेंट की बुराई करी। वीडियो भी शायद इसमें है, मैं वो भी एक बार आपको सुना देता हूं। But I'll not only release it, I'll probably have a press conference and read it to you word by word so that the press covers it accurately because it's a very important document and unlike Obama who could have destroyed the Middle East with a horrible JCPOA, it is the worst agreement. That was a road to a nuclear weapon. Mine is a wall against a nuclear weapon. I mean, I see these people say, but we already had one. That was worse. He paid a fortune for it. We paid nothing. तो आपने इसमें देखा, पहले अपनी तारीफ करी, दूसरी फिर ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या गलती करी वो सारा कुछ बताया। अब ये जो पॉइंट्स थे ये अभी बिल्कुल सबसे पहले तो मैंने आपको परसों वाली वीडियो में दो वीडियो पहले में जो बिल्कुल पॉइंट्स निकल कर आ रहे थे सरफेस लेवल पर वो मैंने आपको बताए थे। अब ये कुछ हैं, ये 4 पेज में है, ये मैं आपको सारे पॉइंट्स एक बार बताता हूं जो अब कह रहे हैं कि लीक हो चुके हैं। अ कॉपी ऑफ द यूएस ईरान मेमोरेंडम, एक सेकेंड इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। अब सही, तो ये कह रहा है कि यूएस लीक हो चुका है। द डॉक्यूमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट: ईरान and the US together with their allies in the current war declare upon the signing of this memorandum of understanding an immediate and permanent end to the war on all fronts including Lebanon and undertake that from now on they will not launch any hostile action against each other and will refrain from threat or use it force against each other। ये पहला पॉइंट है कि भाई हर जगह से हर फ्रंट से वॉर बंद होगी और उसी के बाद पर डील्स साइन हो पाएगी आगे। ईरान एंड द यूएस अंडरटेक टू रिस्पेक्ट ईच अदर सवर्जिनिटी
एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। अब ये देखिए, ये बहुत मेन पॉइंट है जो कि अगर आ जाता है इस मेमोरेंडम में, ये कह रहा है कि ईरान और यूएसए एक दूसरे की सवर्जिनिटी और इंटेग्रिटी को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इंटरनली किसी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, ईरान यूएसए में क्या हो रहा है वो दखल अंदाजी नहीं करेगा, और सेम यूएसए को भी इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा कि हमारे ईरान के अंदर क्या हो रहा है, यूएसए इस चीज में नहीं आएगा। जैसे यूएसए के अंदर वो कीड़ा है ना एक, कि इराक के अंदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन रहा है, इराक को खत्म करो, सद्दाम हुसैन को उठाओ, ईरान के अंदर न्यूक्लियर वेपन बन रहा है, रजीम को गिराओ। तो वो जो कीड़ा है ना, वो ईरान कह रहा है वो कीड़ा अमेरिका को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा अगर ये डील फाइनल साइन करनी है तो। फिर कह रहा है कि ईरान एंड द यूएस अंडरटेक टू नेगोशिएट एंड रीच अ फाइनल एग्रीमेंट विद इन मैक्सिमम 60 डेज पीरियड। अब देखिए, मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था, मैं आपको फिर से बता देता हूं। ये जो एमओयू साइन हो रहा है दो हिस्सों के हिसाब से हो रहा है। सबसे पहला हिस्सा होगा कि एमओयू एक 19 तारीख को साइन होगा। उस एमओयू में 19 तारीख को यह साइन होगा कि अगले 60 दिन तक क्या क्या बातचीत जो रह गई है ईरान और यूएस, दिन बाद लॉन्ग लाइफ जो एग्रीमेंट हमारा चलेगा उसके ऊपर बात होगी। लेकिन इस 60 दिन के दौरान क्या क्या होगा वो इस 19 तारीख की एमओयू में साइन होगा कि 60 दिन के दौरान जैसे फर्ज करिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खोल दिया जाएगा और उसमें से टोल भी वसूला नहीं जाएगा, अमेरिका का ऐसा कहना है। दूसरी चीज, ईरान के कुछ फ्रोजन फंड्स को खोला जाएगा ताकि ईरान अपने काम शुरू कर सके। तीसरी चीज, एक पॉइंट और भी है इस 60 दिन में, यहां पर लिखा है कि ईरान टू इमीडिएटली बिगिन सेलिंग ऑयल एंड फ्यूल अंडर द डील टू एंड द वॉर एज पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल। यहां पर ये कह रहा है कि डिटेल्स इंक्लूड कर रहा है कि द प्रोविजन ऑफ वेवर्स ऑफ सैंक्शंस ऑन ऑयल सेल्स टेक्स इफेक्ट इमीडिएटली अपॉन साइनिंग द एग्रीमेंट। 19 तारीख वाले एग्रीमेंट में साइनिंग जैसी हो जाएगी उसी तरीके से वेवर्स हट जाएंगे ईरान के ऊपर, वेवर्स मिल जाएंगे ईरान को, सैंक्शन हट जाएंगे। दिस ऑल्सो कवर नेसेसरी सर्विसेज इंक्लूडिंग बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस नीडेड टू फैसिलिटेट द सेल्स। कह रहा है कि ईरान को अब वेस्टर्न कंट्रीज से बैंकिंग की सर्विसेज भी मिलेगी, ईरान को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी मिलेगी और इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस भी मिलेगा। फिर ये कहता है कि ईरान इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव अपफ्रंट सैंक्शंस रिलीफ अंडर द डील विद फर्दर रिलीफ टाइड टू ईरान परफॉर्मेंस। अब ये 19 तारीख को जो एमओयू होगा, ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो कि यूएसए ईरान को वेवर्स देने वाला है 19 तारीख के एमओयू को साइन करने के बाद। अब अगर हम वापस इन पॉइंट्स पर आते हैं हमारे, तो ये 60 दिन का फंडा तो मैं आशा करता हूं आपको मैं अच्छे से समझा दिया होगा। अगले पॉइंट पर मैं आऊं तो ये कह रहा है कि इमीडिएटली अपॉन साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स विल लिफ्ट द नेवल ब्लॉकेड भी हट जाएगा इसी 19 तारीख के बाद। प्रिवेंट एनी इंटरफेरेंस और ऑब्स्ट्रक्शन अगेंस्ट ईरान, ये भी हटा देगा यूएसए। रिस्टोर ट्रैफिक विद इन 30 डेज ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में जो ट्रैफिक था वो वापसी रिस्टोर कर देगा, प्री वॉर एरा में ले आएंगे। द यूएस ऑल्सो अंडरटेक्स टू विड्रॉ इट फोर्सेस फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज विद इन 30 डेज आफ्टर, मतलब कि यूएस के अपने बेसिस जो हैं मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट बेसिस से 30 दिन के अंदर अंदर यूएसए अपने आर्मी को वहां से विड्रॉ कर देगा एज पर द लीक्ड डॉक्यूमेंट्स, ऐसा ये कह रहा है। अगर ये मान जाता है तो ये तो मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग खबर है ये, सच में बताऊं तो। अपॉन साइनिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, Iran will immediately take steps to ensure that the movement of merchant ships from Arabian Gulf to the Sea of Oman and vice versa is resumed within 30 days to pre-war era. ये मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं। The USA undertakes together with its regional partners to create a comprehensive plan agreed upon both parties for rehabilitation and economic development of Iran while ensuring financing of at least $300 billion. अब ये $300 billion का जो चूरन है, इसके बारे में मैं आपको एक बार समझाऊंगा कि ये क्या लोग आपस में बात कर रहे हैं इस चीज को लेकर। अगला कह रहा है द इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ऑफ दिस प्लान एज पार्ट ऑफ द फाइनल एग्रीमेंट विल बी फॉर्मुलेटेड, 60 दिन के बाद ये फॉर्मुलेट होगा। यूनाइटेड स्टेट्स कमिट्स टू एंडिंग ऑन शेड्यूल टू बी एग्रीड अपॉन एज पार्ट ऑफ द फाइनल एग्रीमेंट ऑल टाइप्स ऑफ सैंक्शंस करंटली फेसिंग ईरान इंक्लूडिंग रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स काउंसिल एंड बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये कमिट्स एंडिंग करने की बात कर रहा है एंड शेड्यूल टू बी एग्रीड अपॉन एज पार्ट ऑफ द फाइनल एग्रीमेंट, जो इनके न्यूक्लियर की बात है। ईरान रीटेरिएट्स दैट इट विल नेवर प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन। ये तो भाई ये ईरान जो रीटेरिएट है, ये पिछले 30 साल से रीटेरिएट कर रहा है। 30 साल से ईरान कह रहा है कि मुझे न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना। आयतुल्लाह साहब ने तो फतवा भी जारी करा था कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। उससे क्या हुआ भगवान जानता है, उससे क्या हुआ।
Iran and the US have agreed that the fate of enriched material and the fate of all the mutually agreed nuclear related issues including Iran's nuclear needs will be adequately addressed in the final agreement. 60 दिन के बाद ईरान कह रहे हम देख लेंगे क्या करना है, एडुकेटली करेंगे, मतलब बता देंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे, हम बता देंगे। बता तो आप 30 साल से ही रहे ईरान, अभी भी कह रहे हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बता देना। अगले पॉइंट पर आते हैं, ईरान एंड द यूएस एग्री बट पेंडिंग अ फाइनल एग्रीमेंट दे विल मेंटेन द स्टेटस क्वो। ईरान विल मेंटेन द स्टेटस क्वो ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। द यूएस विल नॉट impose any sanction on Iran or strengthen its forces. The US undertakes and immediately after the signing of this memorandum of understanding and until the date of lifting of sanction, the US Treasury Department will issue waivers for exports of Iranian crude oil, petrochemical products and their derivatives and all related services including banking, insurance, transportation and other services like this। मतलब यूएसए सैंक्शंस तो हटाएगा ही हटाएगा, क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल, जितने भी उससे डेरिवेटिव्स रिलेटेड है उन सबसे वो सारे सैंक्शंस हटा देगा। The USA undertakes that in the light of the progress of negotiation towards the final agreement of frozen restricted funds and assets of Iran will be released and made fully available. These funds, whether held in master account or transport, will be used for any financial beneficiary payment determined by the Central Bank of Iran and will be fully available for use। ये जो फ्रोजन फंड है वो एक अकाउंट में डाला जाएगा जो कि ईरान कभी भी यूज कर सकता है, सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान। Iran and the US agree that an implementation mechanism will be established to oversee the successful implementation। ये तो बोल दिया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी कि सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये यूएन के काउंसिल में साइन होगा और चौथा, पांचवा, 10वें पॉइंट में मेमोरेंडम साइन होगा। ये मेन पॉइंट ये सारे थे, यहां पर आके खत्म हो जाते हैं मेन पॉइंट। अब मुद्दे की बात ये है कि ये जो पॉइंट्स लीक हुए हैं और अगर ये एमओयू में कन्वर्ट हो जाते 19 तारीख को, मेरा आप लोगों से सवाल है, जो दर्शक ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर आप मेरे हिसाब से खुद कर सकते हैं, आप इतने समझदार हैं, मुझे अच्छे से पता है। आपको क्या लगता है इन डील्स में अगर ये एमओयू साइन हो जाता है, किसकी जीत है इस डील में? कौन आपको लग रहा है कि हाँ भाई, कि कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है इस डील को लेकर, इस एमओयू को लेकर? मेरा आप लोगों से सवाल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में आपको जो लगता है, आपको लगता है ईरान की जीत है तो आप ईरान लिखिए, आपको लगता है यूएसए की जीत है आप यूएसए लिखिए, आपको लगता है इजराइल की जीत है आप इजराइल लिखिए। आपको जो लगता है, आपका जो भी जवाब है जरूर कमेंट में बताइएगा। मेरा खुद का टेक है, दिस डील 100% बेनिफिशियरी ऑफ दिस डील इज ईरान एंड नो वन एल्स। और सेकेंड पॉइंट, ईरान का बेनिफिशियरी होना, यूएसए और इजराइल का इस डील में लॉस होना, इसमें यूएस और इजराइल की कोई गलती भी नहीं है। ओनली एंड ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक ही इंसान है जो इस पूरी युद्ध की सबसे कमजोर कड़ी है, उसका नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप। उसका जो उतावलापन है, उसका उतावलापन, जल्दबाजी, ये सारा बिहेवियर जो एक प्रेसिडेंट के ऊपर सूट नहीं करता, होना भी नहीं चाहिए, वो ही ये सारा गुड़ गोबर करवा रहा है। जो पार्टी 27 फरवरी 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, 27 फरवरी तक जो पार्टी खुद से ये सारे पॉइंट्स, इससे काफी कम अपनी बातें मनवाने को तैयार थी, उसको आपने एक वॉर में धकेला। क्या आपने मिलिट्री वाइज अचीव करा वो हम सबने देख लिया, 90 गुना ज्यादा आप ताकतवर हैं और सिर्फ आप कुछ बिल्डिंग्स खराब कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ, बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उस लेवल पर ही नहीं हुआ जिस लेवल पर अमेरिका उसको नुकसान पहुंचा सकता था आपके लालच की वजह से। तो जिस चीज को प्री एरा वॉर में जो पॉइंट्स ईरान मानने को तैयार था, आपने वॉर करने के बाद 80-90 अरब डॉलर खर्च करने के बाद, कई अपने सैनिक को शहीद करने के बाद, सामने वाली पार्टी को और ताकतवर बना दिया। पहले से ज्यादा अच्छे पॉइंट्स आपने उनको दे दिए, पहले से ज्यादा बातें उनकी आपने मान ली। क्या आपने अचीव करा इस चीज से? इसकी जवाबदेही कोई देगा भी नहीं। और यही इसको लेकर सबसे चिंताजनक बात, कि कोई जवाबदेही होगी भी नहीं। जो लोग पिस रहे हैं वो पिसते रहेंगे, क्योंकि हम भी उनमें से हैं जो पिसेंगे। अगर वहां पर टोल चालू हो जाता है तो ऑब्वियसली हमारे प्राइसेस बढ़ेंगे चीजों के। और ये क्यों टोल लगाया जाएगा? एक इंसान की वजह से। और यही सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। चलते अपने अगले पॉइंट पे। अगली जो हमारी स्लाइड है वो जेडी वांस को लेकर है। अब जेडी वांस क्या है, इसने क्या करा, एक इंटरव्यू में ये बोल दिया कि $300 बिलियन का जो है ना,
उसने मतलब सच बोल दिया। बेसिकली जेडी वांस ने सच बोल दिया, और सच बोलना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अलाउड नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हिसाब किताब है, वो कहता है कि आपने सच तो बोलना है, लेकिन घुमा के ऐसे बोलना है कि लोगों को लगे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, और जो असलियत है वो लोग समझ ना पाए। अब क्या बात है, अब इस बात को समझिए। ये कह रहा है कि जेडी वांस अपीयर्स टू कंफर्म दैट ईरान could gain access to the reported 300 billion reconstruction fund under the proposed agreement. Asked by CBS whether Iranian claims about access to the fund were true, Vance responded that the sort of thing they could have access to so long as they honor their end of obligations. The remark, one of the clearest acknowledgement yet from a senior US regarding the reported reconstruction package. अब क्या हो रहा था कि अभी तक लोगों के दिमाग में डाउट था कि क्या रिकंस्ट्रक्शन के लिए बोला है, पैसे $300 बिलियन बोला है या नहीं बोला, क्योंकि लोगों को तो डाउट हो रहा था ना। लोगों को डाउट क्यों हो रहा था? इसलिए हो रहा था क्योंकि लोगों को भरोसा इस बात पे नहीं हो पा रहा था कि जो ओबामा को $1.5 बिलियन ईरान का फ्रोजन फंड कोई उसने रिलीज किया, उस पे अपनी इतनी छाती पीटने वाला आदमी $300 बिलियन कैसे ईरान को दे देगा। तो लोग ये बात को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन लोगों को ये नहीं पता ना कि उतावलापन क्या होता है, और उस उतावलेपन में लोग कैसे गलती करते हैं, ये लोगों को अंदाजा नहीं है। इस वीडियो को देखिए। Walk through some of this. The Iranians are saying that they're going to have access to a $300 billion reconstruction fund. True or false? Well, Ed, that's the sort of thing they could have access to, funded by the Gulf Coast Coalition, so long as they honor their end of the obligation. I think that one of the things you're going to see, Ed, and people have to be skeptical of this, is that the hardliners in the Iranian system will overemphasize the benefits that Iran gets while underemphasizing all the things that they have to concede and all the things they have to provide in order to get these benefits. So we absolutely are open to the Gulf Coast countries investing in the reconstruction of Iran, but only if Iran ends their nuclear program, ends their enriched stockpile of material, and is really open to an inspections and enforcement regime that gives the American people confidence they're never going to have a nuclear weapon. So I think the dance you're going to see, Ed, which is going to be interesting, is the Iranian media, especially the hardline media, they're going to talk a lot about what they get without talking about what they give. It's important for all of us to correct that record. अब ये भाई ने दो बातें बोली जो आपने शायद ध्यान दिया हो या ना दिया हो। इसने बोला कि भाई ये जो क्या है कि मीडिया में वो चीज चल रही है जो आईआरजीसी के हार्ड लाइनर लोग बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि आईआरजीसी के हार्ड लाइनर लोग वो बता रहे हैं कि उनको क्या मिल रहा है, वो ये नहीं बता रहे कि उसके बदले उनको क्या देना पड़ रहा है। यार ये तो सिंपल सा फंडा है ना। कोई भी कंट्री अपनी पब्लिक को वो क्यों बताएगी कि उसको उसके बदले में क्या देना पड़ रहा है। आप भी अपने लोगों को ये बताओगे जाकर कि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का टोल खोलने दे दिया है ईरान को, या आप जाकर ये बताओगे कि हमने उसके फ्रोजन फंड खोल दिए $24 बिलियन के, या आप लोगों को ये बताओगे कि हमने $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अपनी गारंटी पे ईरान में डलवा दी है। आप नहीं बताओगे ना। आप वही चीज बताओगे जिससे आपको लगता है कि आपके लोगों को आपके लिए अच्छा पता होना चाहिए, जिससे आपको वोट मिले। वही काम आईआरजीसी करेगी। अपनी आवाम को वो यही तो बताएगी जो उसको लगता है कि उसकी आवाम को पता होने से आईआरजीसी को फायदा है। दूसरी बात भाई ने ये बोली कि हम ईरान को $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करवा के देंगे फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, उसके आसपास की कंट्री से, तब जब वो अपने एंड की बार्गेनिंग और ऑब्लिगेशंस को पूरा कर लेगा। उनके एंड की बार्गेनिंग और ऑब्लिगेशन क्या है, अभी तक तो मीडिया में ये नहीं आया है। इनकी आपस में बात हुई होगी कि ऑब्लिगेशंस है, अब तक दे देना चाहिए था, वैसे इन्होंने दिया नहीं। अब मेरा इस पे ये सवाल है कि आप $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करवा के दोगे, ठीक है, नहीं आपने खुद बोला, आप अपनी गारंटी पे देंगे, अपनी गल्फ कंट्रीज को बोलेंगे पेट्रोल डॉलर के तहत जो भी पेट्रोल बेचा जाता है उसके अगेंस्ट डॉलर लिया जाता है। मतलब जितना भी पैसा गल्फ कंट्री के अंदर है वो मानो ना मानो है तो वो यूएसए का ही, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं वापस जाकर। आप अपना ही पैसा जाकर उनको ये बोल रहे हो गल्फ कंट्री को कि भाई तुम मेरी गारंटी पे ईरान में इन्वेस्ट कर दो। क्या गल्फ कंट्री आपसे उसके बदले में कुछ नहीं मांगेगी? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो मांगेगी। आगे जाकर मैं आपको यह बताऊंगा कि इन्होंने इस बात को और कैसे घुमाया, आगे वाली स्लाइड में ही आपको समझाऊंगा। लेकिन मेरा यह कहना है, आप गल्फ कंट्रीज को बोल रहे हो, पहले तो गल्फ कंट्रीज से आपने खूब उनको ईरान से खूब पिटवाया, अरबों दर अरबों रुपए का नुकसान करवाया। इस नुकसान के बाद गल्फ कंट्री में से कोई भी कंट्री ऐसी आके से सामने नहीं आई जिसने ईरान पर खुल के अटैक किया हो। पीछे पीछे कुछ कंट्रीज ने किया, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन खुल के अटैक किसी ने नहीं किया। आपने बम मारा ईरान में, ईरान ने रिटेलिएट करके मारा गल्फ कंट्रीज में। गल्फ कंट्रीज का लेना एक ना लेना दो, फालतू में पिसे गए।
अब उसके बाद आप ये कह रहे हो गल्फ कंट्रीज को कि आप $300 बिलियन इन्वेस्ट कर दो ईरान के अंदर। ये कहां की समझदारी है भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगली स्लाइड पर अब हुआ क्या, जब ये पिछली ये वाली जो वीडियो रिलीज हुई, भाई के ऊपर खूब सारे सवाल उठने लग गए। सब लोग पूछने लग गए जेडी वांस से कि यार तुमने हाँ कर दिया क्या $300 बिलियन, मतलब हमने ईरान को देने के लिए कह दिया। ट्रंप का आ गया होगा, डंडा आ गया होगा अच्छे से। वांस साहब परेशान हो गए। वांस साहब ने बुलाई एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, या फिर कोई शायद एक मीटिंग और बुलाई, या पॉडकास्ट और बुलाया, जो भी बुलाया ये भाई ने बुलाया। जेडी वांस गया, अब अपनी सफाई देते हुए ये कहता है कि दिस इज फर्म कमिटमेंट बैक्ड बाय द वेरीफाइबल एक्शन टू नेवर डेवलप और बाय अ न्यूक्लियर वेपन बाय द इरानियंस, दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ दिस इंटायर ऑपरेशन। ये कह रहा है कि वांस ब्रेक डाउन ईरान डील, नॉट अ सिंगल सेंट ऑफ अमेरिकन मनी विल गो टू ईरान। The Iranians have just had their conventional military destroyed. Their country has totally changed. They have a totally different leadership than they had even 3 months ago. And so what is happening is that some elements in their society are trying to sell this deal as positively as possible to their domestic audience. Now that's expected. It's frustrating to me, but that's expected. What is a little unexpected and more frustrating to me is that you see certain people in the American media literally recirculating hardliner talking points from the IRGC instead of telling the truth about what's going on. So first of all, not a single cent of American money goes to Iran. Not $300 billion, not $24 billion, not any of the money, the dollar figures that I've seen floating around. देखिए पॉइंट तो ये है ही नहीं ना कि आप $300 बिलियन उनको दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आप अमेरिका के टैक्स मनी का पैसा उनको दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये चीज की तो बात हो ही नहीं रही ना। आप उस रजीम को पैसा प्रोवाइड करवा रहे हो, उस रजीम को पहले से ज्यादा रिच कर रहे हो, जो ऑलरेडी अपने दिमाग में ये फितूर पाल के बैठी है कि ईरान कि इजराइल is a little Saturn and America is a big Saturn। यही बोलते आई है ना कि इजराइल छोटा शैतान है और अमेरिका बड़ा शैतान है। और वही टेंडेंसी आईआरजीसी वाले लोगों के आप पैसा उनको प्रोवाइड करा रहे हो जिसके दिमाग में ये फितूर है कि इजराइल को खत्म करना है और अपने आप को और ताकतवर बनाना है। और उस ताकत का सही मायना ईरान यही समझता है कि मेरा उस ताकत का सही मायना न्यूक्लियर वेपन ही है। मुद्दा ये है, हम कोई भी आपको ये नहीं कह रहा है कि आप अमेरिका का पैसा उनको प्रोवाइड करा रहे हो, आप अमेरिका का उड़ाओ, आप यूके का कराओ, आप जिस मर्जी का कराओ यार, हमको उससे क्या लेना देना। बात ये है आप उनको पैसा दे रहे हो जिनके दिमाग में न्यूक्लियर वेपन बनाने का फितूर है, जिन्होंने 3 से 3.5 महीने तक पूरी दुनिया को बंधक बना के रखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर कर, पूरी गल्फ कंट्री के अंदर छोटे से छोटे बड़े से बड़े ठिकाने पे बम मारा खूब सारा। उस कंट्री को आप फिर से पैसा देकर रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो। मुद्दे की बात यह है, इस सेकंड वीडियो में भी जेडी वांस ने यह मना नहीं करा। उसने ये नहीं कहा कि हम $24 बिलियन $300 बिलियन ईरान को नहीं देंगे। उसने ये कहा है एक भी पैसा अमेरिका की जेब से नहीं जाएगा। ये बहुत मेन पॉइंट है और बहुत गौर करने वाली बात है। जेडी वांस अभी भी डिक्लाइन नहीं कर रहा इस बात को। ही इज नॉट डिनाइंग अबाउट इट, ही इज जस्ट सेइंग not a single penny will go from Americans taxpayer money. Means we don't care about whose money is going to Iran. What we care about is the money is going to Iran. इस बात पर ही मेन फोकस सबका होना चाहिए कि आप उस रिजीम को फिर से ताकतवर बना रहे हो जो वैसे ही फेटल थी। अब आगे जाकर क्या होगा वो तो भगवान जानता है। अगले पॉइंट पर आते हैं। ट्रंप इज रिपोर्टेडली कंसिडरिंग डिसमिसिंग सेवरल सीनियर ऑफिसर जो इस ईरान डील का अगेंस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, जिसमें से एक बंदा है ये लिंडजी ग्रैहम, जो कि एक हार्डकोर मागा सपोर्टर हुआ करता था। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा इसी का ही है। उस बंदे ने ये बोला है कि नाउ इन टर्म्स ऑफ 300 बिलियन इन्वेस्टमेंट फंड दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट। ग्राम कह रहा है माय थॉट्स आर दैट रीबिल्डिंग ईरान विद द पीपल इन चार्ज टुडे इज अ बिट प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। अब वो वही कह रहा है जो मैं इतनी देर से आप लोगों को समझा रहा हूं कि भाई कि रीबिल्ड करना ईरान को उन्हीं सेम बंदों के होते हुए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए। मैं इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। सॉरी, टू गेट दिस इन्वेस्टमेंट फंड आई थिंक दे हैव fundamentally change the way they are or how they behave. Count me in the skeptical column. मतलब मुझे उस कॉलम में आप लोग रखिएगा जो कि इस डील को लेकर ज्यादा खुश नहीं है। ट्रंप की बात सुनिए आप।
Lindsay is skeptical? Yes. I'll have to talk to Lindsay. He'll be in big trouble. Lindsay's good. Lindsay's fine. He's not skeptical. He's just fine. Look, this agreement covers something very nicely. We're not paying for anything. We're not doing anything. The markets now are higher than they were when we started. Remember that. The stock market now is 2,500, maybe even more than that, points higher than it was when we started. It's pretty amazing. अब आप इस बात को देखिए, न्यूज वालों ने सेनेटर लिंडजी ग्रैम का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये एक हार्डकोर मागा सपोर्टर हुआ करता था। ट्रंप की आज तक कोई भी ऐसी नीति नहीं है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, इसने हमेशा ट्रंप का साथ दिया। दिक्कत कहां आई है? इस डील को लेकर। जब लिंडजी ग्रैम ने ये बोला कि आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस ऑल अबाउट दिस डील, ट्रंप से पूछा गया कि आप क्या सोचते, तो कहते कि यार लिंडजी इसके लिए स्केप्टिकल है तो भाई उसकी तो बुद्धि सही करनी पड़ेगी, मेरे को मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, उसको मुझे समझाना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से ट्रंप उसको धमकाने की कोशिश कर रहा है। और पिछली स्लाइड में अभी आपको मैंने ये बताया ही है कि ट्रंप is reportedly considering dismissing several senior officials who opposed the Iran deal, including Defense Secretary Pete Hegseth and CIA officer John Redfield. ये भी मेरा एक पॉइंट था कि जो पीट हेक्सेथ है, ये आदमी, ये जो है बंदा हमारा पीट हेक्सेथ, जो इसने बनाया था ना कि मिनिस्टर ऑफ वॉर, पता नहीं मिनिस्टर ऑफ वॉर बनाया था क्या बनाया था, जो भी बनाया था, डिफेंस को वॉर में चेंज कर दिया था। ये भाई जो अंधा सपोर्टर था, अंधा सपोर्टर ट्रंप का, वो भी उसके अगेंस्ट है। उसको भी समझ नहीं आ रही ये डील। वो कह रहा है कि भाई ये क्या ट्रंप साहब आपने डील कर ली। तो उन सबको हटाने की सोच रहे ट्रंप, इंक्लूडिंग लिंडजी, जो सेनेटर है हमारे, लिंडजी ग्रैम। इजराइल पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब आप इजराइल पर आप समझेंगे, डोनाल्ड ट्रंप, विदाउट मी देयर वुड बी नो इजराइल। डोनाल्ड ट्रंप एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन। यहां पर इंटेल सपोज रिपोर्ट आई है कि चैनल 12 रिपोर्ट दैट इजराइल रिक्वेस्टेड एक्सेस टू द टेक्स्ट ऑफ द यूएस ईरान एमओयू एग्रीमेंट, लेकिन व्हाइट हाउस ने डिनाई कर दिया। इजराइल ने बोला कि मुझे एक बार दिखा तो दो कि क्या बातचीत करने वाले हो, क्या एमओयू साइन करने वाले हो, भाई मैं तो मेन बंदा हूं उसका। डिनाई कर दिया व्हाइट हाउस ने। बोला क्या उसके लिए, बोला क्या, ये देखिए, US President slams Israel for bombing apartment. You don't have to knock down apartment complexes every time you are looking for somebody because there is a lot of people in those apartment complexes. Not everyone is Hezbollah. सुनिए इसकी बात सुनिए। Israel is fighting Hezbollah too long, and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah. That I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. अब इसके ऊपर इजराइल कैसे रिएक्ट कर रहा है? विद एन एग्रीमेंट, विदाउट एन एग्रीमेंट, एज लॉन्ग एज आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ईरान विल नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ये तो बेंजामिन नेतन्याहू के खुद का बयान है। अब ये हिब्रू में है। אני ראש ממשלת ישראל. אם הסכם, בלי הסכם, איראן לא יהיה נשק גרעיני. איראן דהרה לגרעין. יחד עם ידידינו האמריקנים. יצאנו למבצע הגדול ביותר בתולדות. סיכלנו את מדעני הגרעין. To the United States of Israel, but it is also my job to represent the importance of Israel to the United States. This is just another reminder that it is your heritage, without a doubt. But Minister, it is also the heritage of the United States. Without Israel, without the Jewish Foundation, there would not be an America. अब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि बिना ज्यूइश कम्युनिटी के यूएस थ्राइव नहीं कर सकता। बात कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, डेटा उठाकर देखेंगे, तो जितने भी टॉप लोग हैं जो कि न्यूयॉर्क में रहते हैं या सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, या जितनी भी बड़ी जगहें हैं, सिटीज हैं अमेरिका की, जो सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, उसकी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा ज्यूज है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, टॉप कंपनीज जिनको हम टॉप S&P 500 में करते हैं, जिनको बुलाते हैं, उसको हम, सॉरी, वहां पर तो फॉर्च्यून 500 है। तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में मोस्ट ऑफ द CEOs, मोस्ट ऑफ द पीपल देयर आर ज्यूज। तो बेसिकली एम्बेसडर साहब ये कह रहे हैं कि विदाउट द ज्यू कम्युनिटी यूएस इज नथिंग। और अगर दूसरी तरफ ट्रंप कह रहा है कि मैं अगर ना होता तो इजराइल का वजूद ही ना होता। मतलब वो ये कहना चाहता है कि अगर मैं इजराइल को ना बचाता ईरान से, तो ईरान इजराइल को खत्म कर देता। तो ऐसे इन दोनों के बीच में कहासुनी चल रही है, बढ़िया वाली। अब मैं थोड़ा ईरान पर आता हूं कि ईरान के इस्माइल बगाई, आपको पता ही है, स्पोक पर्सन है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज में कह रहे हैं कि हमने ये कभी भी नहीं कहा कि हम टोल इंपोज करेंगे।
लेकिन हम नेविगेशन सर्विसेज के नाम पर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के नाम पर, पॉसिबली शिप इंश्योरेंस के नाम पर और अदर सर्विस जो हम देंगे ईरान और ओमान, उसके लिए एक फीस लेंगे. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم، ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی‌ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه‌های لازم رو هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. ये मेरी अगली स्लाइड है. यहां कह रहा है कि ईरान डील इंक्लूड्स 300 बिलियन फंड, मोर देन हाफ ऑफ विच इज ऑलरेडी कमिटेड. The fund is designed to give both sides economic incentive to conclude a final deal to end the war, whose spoke condition anonymity because has been announced by Washington and Tehran. The new fund is private investment vehicle, not a reconstruction or preparation program, and will not include any government money or grants. The other, adding that companies based in the US, Gulf areas, Asia, South America, and Africa has been agreed to commit. Investment pledge span energy, logistic, manufacturing, transport. The sources said. The senior Iranian source told Reuters that Tehran had originally sought 400 billion as compensation for war damages from US, but Washington had said it would not provide it. The idea for the fund, which is named a Reconstruction and Redevelopment Fund, that emerged. The mechanism envisages regional countries contributing in various ways. The Iranian source said these include securing loans, establishing credit line, financing reconstruction sites of the damaged the war, including such as Mobash Steel Complex, refineries, airports, and more badly infrastructure when broadband infrastructure affected by the conflict. अब आप इस चीज को समझिए. लास्ट की 2 स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई, मैं अब इसी पे ही बात करूंगा और ये मेरी शायद आखिरी स्लाइड थी आज की. 2 मैंने आपको स्लाइड दिखाई. सबसे पहली स्लाइड आपको दिखाई जो कि ईरान के स्पोक पर्सन कहते हैं कि हमने ये कभी भी नहीं कहा कि हम टोल वसूलेंगे. ओमान और ईरान नेवर सेड दैट वी विल चार्ज टोल फॉर द शिप्स पासिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. व्हाट वी विल चार्ज इज वी विल चार्ज अ सर्विस फीस, द सर्विस फीस फॉर द सर्विसेज दैट वी विल प्रोवाइड टू द शिपर्स, जैसे कि इंश्योरेंस, जैसे कि नेविगेशन, या जैसे कि और छोटी मोटी कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उस चीज का टोल लेंगे. ठीक है जी, इन्होंने ये बोला. दूसरी स्लाइड मैंने आपको दिखाई जिसमें यूएसए और जो फ्लोटिंग खबरें आ रही हैं उसकी तरफ से $300 बिलियन इन्वेस्ट करवाएगा यूएसए ईरान के अंदर, जिसमें से एशिया की कुछ कंट्रीज है, साउथ अमेरिका की है, यूएसए की कुछ कंपनीज है, अफ्रीका की कुछ कंपनीज है और गल्फ की कुछ कंपनीज है, जिनको यूएसए अपनी गारंटी पे इन्वेस्ट करवाएगा ईरान के अंदर. ठीक है जी, जिसमें से कह रहा है $150 बिलियन की तो बात हो भी चुकी है, 150 बिलियन के साइन कर चुके हैं ये लोग. ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड. और पिछली स्लाइड में आप जाओगे कि हम कोई टोल वोल नहीं ले रहे, नेविगेशन सर्विस के लिए हम आपसे सर्विस चार्ज लेंगे. एक तरफ सर्विस चार्ज आ रहा है, दूसरी तरफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड आ रहा है. ठीक है, अब मैं आपको इन दोनों पॉइंट्स के बारे में समझाता हूं. देखिए क्या हुआ था, इतने दिन से ईरान कह रहा था, 2 ही बातें कह रहा था. इस पीस डील से पहले की बात बता रहा हूं, मतलब 8 अप्रैल से लेकर जब आपका वो लगा अपना, जब युद्ध विराम लगा, 8 अप्रैल से लेकर अब तक ईरान बोल रहा था कि भाई मैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल लूंगा और वहां से टोल चार्ज करूंगा. अमेरिका से कहने लगा और भाई मुझे तो पैसा दो मेरी कंट्री को वापस बनाने के लिए. आप ध्यान दे रहे होंगे कि जब भी इन दोनों के बीच में बात होती थी, अमेरिका इस बात पे रुक जाता था, कहता कि यार हम तेरे को टोल कैसे लेने दे दे, हमारे को तो दुनिया खा जाएगी, और मैं तेरे को पैसा कैसे दिलवा दूं, मेरे को मेरे लोग खा जाएंगे. मैं अपने ओबामा को इतनी गालियां देता था $1.5 बिलियन के लिए, मैं तेरे को $300 बिलियन कैसे दे दूं. ठीक है जी, आप ये बात समझ गए कि दोनों तरफ अगर ये दोनों बातें ट्रंप मान जाता तो उसके लिए इट विल बिकम अ डेथ बेड, मतलब पॉलिटिकल डेथ बेड बन जाता ट्रंप के लिए. तो क्या हुआ, ट्रंप को थी डील साइन करने की जल्दी, क्योंकि उसको तो G7 में जाना था. अब आपको ये तो पता ही है, ये जो ट्रंप है दिमाग तो भाई का तेज ही है, दिमाग भाई के दामाद का भी बहुत तेज है. जेरेड कुशनर का नाम रखने में वैसे ही बहुत तेज है वो. ये वही है जिसने अब्राहम एकॉर्ड्स का नाम रखा था अब्राहम साहब के ऊपर. उसने कहा था कि अब्राहम एकॉर्ड्स का नाम रखूंगा, सारे लोग रिलीजियसली मानेंगे और साइन कर देंगे. तो नाम रखने में तो ये ससुर दामाद तो बहुत तेज है. तो इन्होंने क्या करा यार, देख ईरान तो मान नहीं रहा,
ईरान तो बोल रहा है कि भाई मुझको तो टोल भी चाहिए और मुझको तो पैसा भी चाहिए, और इसको थी साइन करने की जल्दी। तो भाई ने क्या करा यार, एक काम करते हैं, दुनिया को चूरन खिला देते हैं। चूरन कैसे खिला दें? चूरन ऐसे खिला दें, इनका नाम बदल देते हैं। अब नाम क्या रखा? अब आप टोल प्लाजा चुंगी नाका नाम मत रखो, आप इसका नाम दे दो सर्विस चार्ज। ठीक है ना? आप ये मत बोलो कि मैं शिप से टोल लूंगा, नहीं 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 नहीं, टोल नहीं लूंगा, मैं तो आपसे सर्विस चार्ज लूंगा। मैं आपको यहां से जाने के लिए ये सर्विस दे रहा हूं, उसके मेरे को पैसे दो आप। मेरा ये सवाल है इस वाले को लेकर कि आप अगर कोई भी सर्विस अभी तक 28 फरवरी से पहले भी देते होगे, आप फ्री में देते होगे? ऑब्वियसली नहीं। अगर ईरान कोई सर्विस अपने पैसा लगाकर किसी शिप को जाने के लिए, दूसरी कंट्री के शिप को जाने के लिए दे रहा है, तो वो क्यों फ्री में देगा भाई? ऑब्वियसली पैसा ऑलरेडी लेता ही होगा। लेकिन अब लिखा पुड़ी में आ जाएगा, ये चीजें एमओयू में आ जाएगी अमेरिका के साथ। अब अमेरिका को था कि अगर मैं टोल लिख दूंगा तो लोग तो मेरे ऐसे ही कर देंगे, तो एक काम करते हैं, इसको सर्विस चार्ज कर देते हैं। दूसरी तरफ पैसा दे रहे हैं $300 बिलियन। $300 बिलियन किस चीज का दे रहे हो आप? $300 बिलियन ईरान के अंदर डालोगे? नहीं 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 नहीं, $300 बिलियन ईरान के अंदर मैं उसको पैसा थोड़ी ना दे रहा हूं, रिकंस्ट्रक्शन फंड प्रोवाइड करवा रहा हूं और इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूं। भाई पैसा तो दे ही रहे हो ना। लेकिन क्या करा ट्रंप ने? कान ऐसे नहीं पकड़ा, कान भाई ने ऐसे पकड़ लिया। अब हुआ क्या? यहां ईरान भी खुश, अमेरिका भी खुश, दुनिया को चूरन मिल गया, भाई का काम हो गया, G7 में छाती चौड़ी करके चला गया। इसको कहते हैं जियोपॉलिटिकल चूरन खिलाना। जिनको ये चीज सीखनी है वो ट्रंप की किताब पढ़ें, जो मैं पढ़ता रहता हूं। अब तक तो मैं सिर्फ रियल एस्टेट की डीलों को देखता था, बिग विन और ये सारी किताबें मैं डोनाल्ड ट्रंप की पढ़ता था, रॉबर्ट कियोसाकी के साथ भी उन्होंने किताबें लिखी। अब तक तो मैं बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ता था, अब ये पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स के प्रोस्पेक्टिव से ट्रंप को रीड करना बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है मेरे लिए। तो ये सारा चूरन है जो दुनिया को खिलाया जा रहा है। ये नाम बदल बदल कर काम वही हो रहा है, वही टोल मिल रहा है, वही सब कुछ मिल रहा है जो नहीं मिलना चाहिए था ईरान को, लेकिन बस नाम बदल दिया है। आशा करता हूं आपको अच्छे से अभी तक जो भी चीजें फ्लोट कर रही है इंटरनेट पे, वो मैं आपको अच्छे से इन डेप्थ अच्छे से समझा पाया हूंगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत पसंद आई हो तो अपने परिजनों के साथ हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।